बिहार की सियासत की बात सबसे पहले आज का दिन बेहद खास है, या यूं कहें कि सितंबर महीने का आखिरी दिन बिहार की सियासत के नए रुख को बताने वाला है, क्योंकि बिहार की 5 बड़ी पार्टियों के नेताओं की आज अलग अलग बैठकें हैं। इतना ही नहीं, सीटों को लेकर आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि दिल्ली से पटना और रांची तक हलचल तेज है। तो हलचल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में आज क्या होने वाला है, ये हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, बीजेपी के कई नेताओं की बैठक है, जेडीयू के नेता भी इस बैठक में होंगे। चिराग सीटों पर ले सकते हैं अंतिम कोई निर्णय। तो ये 4 जो बातें हैं मुख्य तौर पर आज होने वाली है। सियासी गलियारे में आज बिल्कुल हलचल मची रहेगी। और बड़ी खबर आ रही है सीट शेयरिंग को लेकर। आज एनडीए के लिए बेहद अहम दिन है। बीजेपी के कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। बड़ी खबर, बीजेपी के कई नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। संजय जायसवाल और नागेंद्र दिल्ली पहुंच गए हैं। सुशील मोदी और मंगल पांडे भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। इसके साथ जेडीयू नेता ललन सिंह भी दिल्ली जा रहे हैं और दोनों दलों के नेताओं के बीच आज सीटों को लेकर दिल्ली में फाइनल बातचीत होगी। तो जेडीयू नेता ललन सिंह भी दिल्ली जाने वाले हैं। खबर यह है कि चिराग पासवान से भी बातचीत हो सकती है। बीजेपी जेडीयू में दिल्ली में फाइनल बातचीत होगी और इसके अलावा एलजेपी के सभी नेता भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो उम्मीद यह है कि दोपहर तक चिराग पासवान पार्टी नेताओं को अपना फैसला सुनाएंगे। सीटों पर फैसले का दिन, 3 अलग अलग तस्वीरें। बीजेपी के नेता दिल्ली में बैठक करेंगे, जेडीयू के ललन सिंह दिल्ली जा रहे हैं और चिराग पासवान से मुलाकात होगी और आज ही चिराग पासवान अंतिम निर्णय लेंगे। और एनडीए से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। सीटों के ऑफर पर चिराग पासवान फैसला लेने वाले हैं। आज दोपहर तक ले सकते हैं फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की, सीटों के ऑफर पर चिराग आज फैसला लेंगे। फैसला नहीं होने पर सीटों की घोषणा होगी। बीजेपी जेडीयू अपने सीटों का ऐलान कर देगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। तो आज चिराग पासवान कोई अंतिम निर्णय लेंगे। सीटों की जो जिच है वो आज ध्वस्त होगी। यह देखना होगा कि बातचीत किस लेवल तक पहुंचती है। क्या चिराग पासवान अंतिम निर्णय ले पाएंगे? तो सीटों की घोषणा से पहले एक बड़ी खबर यह भी कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ सीटों पर पेंच, अदला बदली के कारण सीटों पर फंस गया है पेंच। तो बड़ी खबर, कुछ सीटों पर पेंच है बीजेपी और जेडीयू के बीच और अदला बदली के कारण ये सीटों पर पेंच फंसा है। जेडीयू ने बीजेपी से कई सीटों की मांग की है। अदला बदली के कारण पेंच फंसा हुआ है। जेडीयू ने बीजेपी से कई सीटों की मांग की है। बीजेपी की परंपरागत सीटों की जेडीयू की मांग है और कई सीटों पर बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं। तो इस तरीके से थोड़ा पेच यहां पर कुछ सीटों पर फंसा हुआ है, जिसे बातचीत कर दूर करने की भरसक कोशिश की जाएगी। और आनंद अमृतराज हमारे साथ बात करते हैं उनसे। आनंद, कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है और ऐसे में यह कहा जा रहा है उस पेच को एंटी क्लॉकवाइज घुमा घुमा कर निकाला जाएगा। कितना देर लगेगा? उन सीटों के बारे में अगर बातचीत शुरू हो गई है तो कितना वक्त और लगेगा? देखिए विवेक, आज का दिन बेहद निर्णायक है एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए। और एनडीए के लिए इस महीने भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोजपा का पेच भी फंसा हुआ है, उस पेच को भी सुलझाना है। लेकिन उसके पहले कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। सासाराम, बक्सर, आरा, बिहार शरीफ, लखीसराय, गायघाट, गरखा, बोधगया, सीतामढ़ी, छपरा, बैकुंठपुर, मुंगेर, झाझा, बाढ़, पाली और पटना शहर की एक सीट के बारे में है कि जेडीयू ने वो सीट क्लेम किया है बीजेपी से। देखिए 2015 का विधानसभा चुनाव था जब महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी एक से थे, लेकिन इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू एनडीए के साथ आ गई तो कई सारी ऐसी सीटें जहां का समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। तो एनडीए में खासकर जेडीयू को लगता है कि उस समीकरण में जेडीयू ज्यादा सूट करती है। पिछले बार बीजेपी भले ही जीत गई, लेकिन इस बार जेडीयू के लिए वो ज्यादा मुफीद सीट है। यही वजह कि जेडीयू ने अपनी तरफ से वो सीट क्लेम किया। कई सारी ऐसी सीटें भी हैं जो बीजेपी ने क्लेम किया है जेडीयू से। तो इस बार क्या परिस्थितियां होती है बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि सिर्फ सीटों का बंटवारा ही में मामला नहीं पेच फंसा हुआ है, चिराग के मामले में पेच नहीं फंसा हुआ है। कई सारी ऐसी सीटें हैं, चूंकि जेडीयू के पास 70 विधायक हैं और 6 आरजेडी से उन्होंने शामिल किया है, तो 76 विधायक इस वक्त जेडीयू के पास है। तो जेडीयू की पूरी कोशिश होगी कि जितना सिटिंग सीट है उसके पास रहे और उसके बाद उन्हें बाकी की जो सीट लड़नी है तो वो उन सीटों पर फोकस कर रहा है जिसमें बीजेपी के पास भी कुछ अभी महत्वपूर्ण सीट है वहां पे।
तो जेडीयू की कोशिश है कि वैसे सीटों को अपने पाले में करे जो जीतने की संभावना, खासकर एनडीए का जो समीकरण बना है इस बार, जातीय समीकरण हो या फिर दूसरे समीकरण, वो ज्यादा सूट करता है। तो जेडीयू की पूरी कोशिश है कि उस सीटों को भी अपने पाले में किया जाए। बीजेपी की भी यही कोशिश है, चूंकि बीजेपी के पास अभी 53 विधायक है और बीजेपी की कोशिश है कि जब वो 100 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी तो वो भी वैसे सीटों पे नजर गड़ाए हुए जो एनडीए के लिए फिट बैठता है। देखिए बिहार में अगर आप देखें कितना आसान होगा, जिन सीटों की बात आपने की है, जिन समीकरणों की बात की, तब कुछ और था, आरजेडी के साथ जेडीयू थी, इस बार बीजेपी है और बीजेपी के भी जो लीडर हैं वो पूरी तरीके से दमखम के साथ उतरने को तैयार हैं। तो ऐसे में जिन सीटों की बात आपने की है, तो क्या यह 50-50 टाइप का होगा, क्या हो सकता है? देखिए विवेक, इस जितने भी सीटों के बारे में हमने बताया अपने दर्शकों को और जो चर्चा किया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसमें कई सारी सीटें शहरी सीटें हैं। तो शहरी सीटों पर बीजेपी लगातार क्लेम करती आई है। तो बीजेपी की तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि शहरी वोटर पे बीजेपी का ज्यादा कमांड है, वहां पे जेडीयू को दिक्कत हो सकती है। लेकिन जेडीयू को लगता है कि एनडीए के साथ गठबंधन, खासकर बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद वो सीट उसके लिए ज्यादा सूट करती है। तो सीटों को लेकर मामला फंसता है हर बार। जैसे लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा है 2019 के लोकसभा चुनाव में कि जेडीयू और बीजेपी में जब सीटों का मामला फंसा तो कई सारी ऐसी सीटें जो सीमांचल और कोसी का इलाका था, जो मुस्लिम बहुल इलाका था, वहां पे जेडीयू को सीट दिया गया ताकि वो वहां के वोट को अपने पाले में कर सके। तो इस बार समीकरण का खास ख्याल रखा जाएगा, जिसके पक्ष भी जाएगा, चाहे जेडीयू के पक्ष में जाए या बीजेपी के पक्ष में जाए। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि 2015 का समीकरण 2020 का समीकरण से बिल्कुल अमितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। आनंद, आप थोड़ा वक्त इंतजार कीजिए। अमितेश, आज बहुत बड़ी बड़ी बैठकें होने वाली हैं और इस बीच एक खबर ये चली आई कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में कुछ सीटों पर पेंच फंसा है। तो आज का दिन क्या रहने वाला है और इस पेंच को कैसे निकालेगी बीजेपी और जेडीयू दोनों साथ मिलकर? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि बीजेपी के तमाम आला नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री नागेंद्र आ रहे हैं, सुशील मोदी दिल्ली पहुंच रहे हैं, मंगल पांडे दिल्ली पहुंच रहे हैं, इसके अलावा नित्यानंद राय दिल्ली पहुंच रहे हैं, भूपेंद्र यादव पहले से दिल्ली में मौजूद हैं और जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह और ललन सिंह रहेंगे। तो जेडीयू बीजेपी के बीच में भी जो भी चल रहा है उसको ही खींचतान पर एक तरह से उस खींचतान पर भी एक तरह से चर्चा होगी और खास तौर से कुछ सीटों पर चर्चा होगी और तमाम मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। शहरी जो शहरी सीटें हैं उसको लेकर के बीजेपी दावा कर रही है, लेकिन जेडीयू इस बार उस पर कुछ क्लेम कर रही है। सासाराम की सीट है, बैकुंठपुर की सीट है, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिसको लेकर दोनों दलों में भी खींचतान जारी है। दोनों दल अपने अपने रुख पर कायम हैं। सासाराम में अशोक कुशवाहा है, उनको जो शामिल कराया गया आरजेडी से जेडीयू में, इसलिए जेडीयू उस पर क्लेम कर रही है, लेकिन बीजेपी कहती है कि हमारी परंपरागत सीट रही है। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और उम्मीद की जा रही है कि जेडीयू बीजेपी के बीच में आपस में तमाम मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एलजेपी का भी एक फैक्टर है। एलजेपी भी हो सकता है कि आज की बैठक में शामिल हो और एलजेपी जेडीयू बीजेपी की भी बिल्कुल अमितेश, इस पर हमारी भी नजर है, आप नजर बनाकर रखिएगा अमितेश। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, आपका भी, अमितेश आपका भी। तो खबरों पर लगातार अपडेट रहने के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड, क्योंकि हम पल पल की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। और 3 बजे तक का वक्त हमने इसलिए बताया है कि 3 बजे से लेकर 5 या फिर 6 बजे तक बहुत सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। आज का दिन एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जेडीयू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने न्यूज 18 से कहा कि उम्मीद है कि आज शाम तस्वीर साफ हो जाएगी। जल्द आ जाएगा, जल्द आ जाएगा। सब लोग चिंतित हैं और हम समझते हैं बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि कल से 1 तारीख से नॉमिनेशन नोटिफिकेशन हो जाएगा। हम समझते हैं कि जो हम लोगों के शीर्षस्थ नेता हैं जो वो सब लोग चिंतित हैं और हम समझते हैं जल्द से जल्द ये होगा। और इधर महागठबंधन के लिए भी आज का दिन बेहद खास है और आरजेडी के रवैये से कांग्रेस के नेता थोड़े परेशान जरूर हैं। आरजेडी कांग्रेस के लिए भी आज का बड़ा दिन है, क्योंकि बैठकें होने वाली हैं और बैठक में जिन 2 प्रदेश के कद्दावर लीडरों को दिल्ली तलब किया गया उसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सदानंद सिंह हैं। तो ऐसे में एक खबर यह आ रही है कि आरजेडी के रवैये से कांग्रेस के नेता थोड़े परेशान हैं और आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। सभी 243 सीटों पर स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा होगी। स्क्रीनिंग कमेटी प्रमुख अविनाश पांडे इसमें शामिल होंगे, शक्ति सिंह गोहिल होंगे, मदन मोहन झा होंगे और सदानंद सिंह होंगे और इसकी पूरी रूपरेखा तय की जाएगी। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मंथन है और सीट बंटवारे पर चर्चा को लेकर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा आज पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर मदन मोहन झा ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर बात चल रही है, तस्वीर जल्द ही सामने आएगी।
मदन मोहन झा ने कांग्रेस की ओर से मिले 58+1 के ऑफर को खारिज कर दिया। दिल्ली जाना तो स्वाभाविक बात है, वैसे भी जाते हैं, अभी तो चुनाव का भी माहौल है इसलिए जा रहे हैं दिल्ली। लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आ रही कि राजद से सीट को लेकर के बंटवारा को लेकर दिल्ली जा रहे हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए ये सब कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, बात चल रही है, अभी तक किसी दल का भी अभी तक हुआ नहीं है, हम लोग का भी बात चल रहा है, उम्मीद है 1-2 दिन में सभी तक। और इधर दिल्ली से पटना लौटे विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने दावा किया है कि गुरुवार या शुक्रवार को महागठबंधन सीट शेयरिंग का ऐलान कर देगा। मुकेश सहनी ने कहा कि गठबंधन की एकता के लिए सहयोगियों को अपना अहम त्यागना होगा। यह बताएंगे कल दिल्ली में मुकेश सहनी की कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई थी। चीज़ पॉलिसी के साथ तैयार होता है और मुझे लगता है कि एनडीए का अभी भी नहीं हो पाया और हम लोग भी कल या परसों हम लोग इधर से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, कौन कितने सीट पर लड़ेंगे। इंटरनल सारा चीज़ क्लियर हो चुका है, वीआईपी कितने सीट पर लड़ना है, कांग्रेस कितने सीट पर लड़ना है, वाम दल कितने पर लड़ना है और आरजेडी कितने सीट पर लड़ना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुका है और बहुत जल्दी हम लोग स्थिति स्पष्ट कर देंगे। कोई नाराज़गी नहीं है, सब आपस में सेटल है, कोई कहीं पे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो दिल्ली से भी लौटा हूँ, कल दिल्ली में टॉप लीडरशिप से बातचीत हुआ और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार लड़ सकते हैं चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर, सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार लड़ सकते हैं चुनाव, कुर्था से आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। गरीब छात्रों के लिए आनंद चलाते हैं सुपर 30। खबर यह है कि आनंद कुमार के सुपर 30 पर फिल्म भी बनी और गणितज्ञ के सहारे चुनावी गणित भी साधने की कोशिश की जाएगी आनंद कुमार की तरफ से। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, आनंद कुमार के सुपर 30 पर बिल्कुल एक मजबूती यहां दिख रही है क्योंकि खुद अब वो मैदान में होंगे और जो सीट बताई जा रही है, कुर्था बताई जा रही है, जहां से आरजेडी की टिकट पर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मंगलवार को दरभंगा पहुंचे। कोसी और मिथिलांचल के 12 जिलों के युवा अध्यक्षों के साथ एक बैठक की। बैठक में तेजस्वी सूर्या ने युवा अध्यक्षों को बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बिहार की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है, इस बात को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। युवाओं का सुपरस्टार सिर्फ नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी ही है। इसके लिए कि नरेंद्र मोदी ही सिर्फ भारत का युवाओं का 21वीं सदी युवाओं का महत्वाकांक्षा का भान करता है और विकास का बात करता है। इसलिए मैं आप चिंतित मत रहिए, बिहार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत में वापस सत्ता में आएगा। और बात तो तेज प्रताप के अलग रंग की। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और तेज प्रताप के छोटे भाई जहां सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझा रहे हैं, टिकट के दावेदारों से मिल रहे हैं, तो वहीं तेज प्रताप इन सब से निश्चिंत हैं। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तेज प्रताप कुर्सी पर बैठकर गाना सुन रहे हैं और इस गाने को टैग कर तेज प्रताप ने एक ट्वीट किया है जिसमें तेज प्रताप ने लिखा है कि इस जंग का रंग और रंगीन होता जब लालू प्रसाद जी का काफिला भी संग होता। आई मिस यू पापा। तेजस्वी जी को ही सीएम बनाना है, धोखेबाजों की झांसे में हम सबको नहीं आना है, लाटिन के निशान पे मिलकर बटन दबाना है, बिहार की जनता चाहे, क्योंकि ये सभी जानते हैं भैया, जनता के लिए दिल में सेवा भाव रखते हैं। लालू जी और राजग परिवार कभी भी जनता का सेवा ही क्या है और सेवा भाव रखते हैं। अगर सरकार में हम लोग आएंगे ही इसीलिए कहना चाहते हैं, जनता के लिए दिल में सेवा भाव रखते हैं, मिले सभी को हक उसका ये प्रयास करते हैं, अब की राजद ही आएगी बिहार।
और चलिए खबर आ रही है कि बिहार दौरे पर आई निर्वाचन आयोग की टीम पटना में लगातार बैठकें कर रही है और बैठक शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग की टीम आज पटना में मैराथन बैठक कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा समेत टीम के सदस्य शामिल इस बैठक में और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ ये बैठक शुरू हो गई है। इस दौरान चुनाव के तरीकों और सुझावों पर बात होगी। राजनीतिक दलों से बैठक के बाद इन्फोर्समेंट टीम के साथ बैठक होगी, समीक्षा होगी। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की टीम सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक करेगी और तैयारियों के अंतिम रूप की समीक्षा करेगी। आरजेडी से टिकट की चाह रखने वाले राबड़ी देवी के आवास के बाहर जुटे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से छोटी छोटी दुकानें खुल गई हैं। चुनावी मौसम में दुकानदारों की कमाई हो रही है। टिकट की चाह में आने वालों की चाय नाश्ते का इंतजाम हो रहा है। रात 10 बजे राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पॉपकॉर्न यानी मकई भी है और इसके अलावा कई चीजों का इंतजाम है यहां पर। राबड़ी देवी आवास की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सारे यहाँ पे जो दुकानें हैं वो सजी हुई हैं, जो दुकानदार लगातार है। भाई पहले तो आप यहाँ पे दिखते नहीं थे, पहले कहाँ लगाते थे? हम इको पार्क लगाते थे। इको पार्क लगाते थे। और यहाँ पे जब चुनाव है तो यहाँ पे दुकान लगने लगी, भीड़ यहाँ इकट्ठा, इसलिए हम भी आ गए। इस हो रहा है, बिक्री हो रहा है। अच्छा बिक्री हो रहा है। कितनी बिक्री हो रही है? ठीक ठाक है। कितनी क्या बिक्री है? चुनाव में मतलब आप लोगों को भी फायदा हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल जरा देखिए, चुनाव है तो फायदा सिर्फ नेताजी की नहीं होनी चाहिए। चुनाव में फायदा जो है वो इनका भी है। और ये देखिए भूजा बना रहे हैं, भूजा बना रहे हैं। हाँ रात के 10 बजे तक भूजा बिक रहा है। हाँ बिक रहा है। 10 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जितना खाने वाले खा रहे हैं। हाँ। पहले रात में इतने रात तक कभी बेचे थे भूजा यहाँ पे? ना यहाँ पे तो नहीं बेचे हुए थे। तो अभी लग रहा है कि हाँ ये चुनाव चलते रहना चाहिए इसे। चलेगा तो हमने मजा ही मजा मिलेगा। ये अगर 1 आध महीना ऐसे और चले तो खूब मजा है। बहुत बढ़िया रहेगा सर। कब से यहाँ पे हैं? हम 2-3 दिन से आ रहे हैं सर यहाँ पे। हाँ। जी जी 2-3 दिन से लगातार जी जी मुलाकात हो रही है? जी हाँ सर। नहीं, मुलाकात नहीं आज हुआ है सर। आज नहीं हुआ जी। क्या बोले? आश्वासन दिए हैं सर, देखिए क्या भविष्य। दिन भर बिल्कुल कुछ खाए पिए? नहीं सर, खाए तो नहीं। तो भूजा खा रहे हैं? जी हाँ सर। वो अगले बार जिला परिषद थे, उनको हम 3800 वोट से हराए थे, जीते हुए थे। दोबारा वो हार गए, उनका कार्यकुशल नहीं रहा सर। फिर वही रवैया वो कर रहे हैं, न कार्यकर्ता से मिलना न जुलना। तो आपके बायोडाटा दिए? जी हाँ सर, बायोडाटा दिए हैं सर। हम पीजी किए मगध यूनिवर्सिटी से सर, व्याख्याता किए हुए हैं? जी सर। और आपके जो उम्मीदवार जो जीते हुए हैं वो कौन से क्लास में पढ़े हैं? वो अभी मैट्रिक उठे हैं सर। यहाँ पे लोग टिकट के लिए खड़े हैं, टिकट नहीं मिल रहे हैं तो भूजा खा रहे हैं। जो दुकानें हैं वो चल रही हैं। ये पूरा नजारा आप राबड़ी देवी आवास से आपके सामने। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, पूर्व नक्सली कमांडर विनोद मरांडी के बारे में खबर है कि वो भी चुनावी अखाड़े में उतर आया है। गया के गुरुआ विधानसभा सीट से विनोद मरांडी चुनाव लड़ेगा। चुनाव की घोषणा के बाद से ही विनोद मरांडी गांव-गांव जाकर लोगों से वोट मांग रहा है। विनोद मरांडी ने कहा है कि जब वो नक्सली संगठन में था तो वोट बहिष्कार का विरोध करता था। से जुड़े हुए थे और जो है सके आज ओपन जनता के साथ जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं, अब जुड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अच्छे रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं। इधर पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित होटल के एक कमरे से शव मिला है। बड़ी खबर, शव की सूचना मिलने के बाद गांधी मैदान थाना पुलिस होटल पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और खबर मुंगेर से, जहां कोतवाली थाने के मुसहरी में अवैध शराब की तस्करी की सूचना पर पुलिस पहुंची, जहां उस पुलिस पर ही पथराव हो गया। पथराव के बाद पुलिस बिना छापा मारे लौट गई। पुलिस के पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस छापा मारने के लिए मुसहरी पहुंची थी और इसी दौरान महिला और बच्चों ने पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। अररिया में परमान नदी का कहर जारी है। बाढ़ की वजह से शहर से सटे बसंतपुर और आसपास के इलाकों में ग्रामीणों का बुरा हाल है। शहर तक पहुंचने के लिए नाव ही लोगों का सहारा है। बार बार बाढ़ आने की वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं। कुछ लोगों से बात की हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने।
अररिया में परमान नदी ने तबाही मचाई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह जो पानी है इसके अंदर धान की फसल सैकड़ों एकड़ में जो है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये इस इलाके में बसंतपुर गांव के इलाके में सैकड़ों एकड़ में जो फसल है, धान की फसल बर्बाद हो गई है। और ग्रामीणों ने बताया कि छठी बार यहाँ पर बाढ़ आया और किसानों की जो खेती है वो चौपट हो गई है। और अभी हम जिस नाव में मौजूद हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये इस नाव में जो है पानी रिस रहा है। प्रशासन दावा करता है कि जिले में 350 नाव चल रही हैं, लेकिन कैसी नाव चल रही है वो देखिए कि ये नाव चल रही है और इसमें पानी जो है रिस रहा है। जान को कभी भी खतरा हो सकता है। परेशानी ये है कि ये जो बस्ती दिख रहा है सामने, ये दोनों तरफ से घिर गया है, इसको कोई व्यवस्था नहीं। आगे भी रोड टूट गया है, इधर भी पुल बन रहा है। और ये नाव अभी का नहीं, बहुत दिन पुराना नाव है। ये पानी वानी किसी तरह काम चल रहा है अभी यहाँ पर, बस पुराना नाव है। मुआवजा तो सरकार को देखना चाहिए कहाँ क्या है नहीं है, ये तो सरकार को देखना चाहिए कि सरकार को इसकी निगरानी सरकार को नहीं करना चाहिए। बर्बाद नहीं हुआ था सरकार को अभी तक सरकार का तरफ से कोई आदमी आया नहीं है। यहाँ पे बाढ़ पानी आने से बहुत परेशानी बढ़ जाता है लोगों का। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र जाने में बहुत दिक्कत होता है। हाँ, 2020 हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये वही पुल है जो करीब 1.5 साल से ये बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पर डाइवर्जन हुआ करता था और परमान नदी का जो उफान है, उफान की वजह से इलाके में जो है वो डाइवर्जन बह गया और गांव के गांव इस इलाके में डूब गए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर एक तरफ प्रशासन दावा करता है कि जिले में 350 नावें चल रही है, चुनाव का वक्त है। ऐसे में ग्रामीणों की समस्या जो है यहाँ पर काफ़ी है। ग्रामीणों ने साफ तौर पर बतलाया कि उनको देखने सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, बसंतपुर, अररिया। और आगे देखिए जोहार झारखंड।